हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो वीडियो को छोड़ के जाने से पहले 20 सेकंड के लिए सोचो कि अगर इस वीडियो को तुम छोड़ रहे हो तो इसका बोर्ड एग्ज़ाम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 2 से 3 नंबर आपके ऑलरेडी कम हो जाएंगे। तो बिना सोचे समझे, बिना ज़्यादा बाहर इधर उधर दिमाग लगाए 20 मिनट के लिए रुको, उसके बाद कहीं भी जाके देखो। तो चुपचाप पढ़ो, ठीक है ना। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, सीधे टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने जो सीरीज शुरू की है 12th में, वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ या मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो इसके पहले जो कल हमने वो पढ़ा था उसमें 3 बीमारियां पढ़ी थी, टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और कालरा या हैजा, जो दूषित भोजन और दूषित जल ग्रहण करने के कारण हो रहा है। तो आज जिस बीमारी को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वायु में उपस्थित जीवाणुओं के कारण होता है। मतलब जीवाणु इन्वायरमेंट में, एयर में इधर उधर ब्लो हो रहा है, उड़ रहा है, और जब हम सांस लेने की क्रिया कर रहे हैं तो वो जीवाणु हमारे शरीर में क्या कर रहा है, श्वसन मार्ग से इंटर कर रहा है और जाके क्या करेगा, बीमार करेगा। तो आज हम ऐसे बीमारी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके रोगजनक या जीवाणु जो होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वायु में। आज 2 बीमारियों के बारे में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। एक है डिप्थीरिया, जिसको हिंदी में कहते हो रोहिणी रोग, और दूसरा है वूपिंग कफ या पर्टूसिस, सूखी खांसी, या उसको हिंदी में कहते हो कुकुर खांसी, रुक रुक के आती है, ठीक है ना। तो चलो बिना किसी देरी के सीधे स्टार्ट करते हैं पहले डिप्थीरिया को। देखो, कह रहा है डिप्थीरिया या रोहिणी रोग एक जीवाणु जनित रोग है। यह जीवाणु वायु में उपस्थित होता है जो श्वसन की क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा समझने के लिए कैसे एंटर कर रहा है, कहाँ इन्फेक्शन फैला रहा है। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं इसको। कितना टाइम लगेगा बनाने में। ये हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक, और ये हो गया उसका सर वगैरह। तो हमें जितने की ज़रूरत है हम सिर्फ उतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाक में जो छेद है ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या कह रहे हैं, नॉस्ट्रिल। मुंह में ये वाला हिस्सा जो है इसको क्या कह रहे हो, ओरोफेरिंग्स। फिर ये आगे चल के बनेगा क्या, नेजोफेरिंग्स। किस में पढ़े हैं ये सब हम लोग, इन सब को हम लोगों ने पढ़ा था मनुष्य में श्वसन की क्रियाविधि वाले चैप्टर में, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाले में। और फिर ये आके दोनों एक कॉमन ट्यूब बनाएंगे जिसको कहोगे फेरिंग्स, और पीछे की तरफ ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा ओइसोफेगस, और आगे की तरफ जब ये डिवाइड होगा तो ये बनाएगा ट्रैकिया। तो इसको क्या कह रहे हो, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, या इसे हिंदी में कहते हो भोजन की नली। और आगे वाले को कहते हो ट्रैकिया, या इसे कहते हो श्वसन नली। ये हो जाएगा क्या, नेजोफेरिंग्स, और इसको क्या कहोगे, नॉस्ट्रिल। ये तो नोज है, और ये वाले हिस्से को बोलोगे ओरोफेरिंग्स, या इसी को कहते हो क्या, मुख ग्रसनी। तो इतना हिस्सा है। और जो मेनली हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इस हिस्से के बारे में, ठीक। तो एक हिस्सा हो गया भोजन की नली का और दूसरा हिस्सा हो गया श्वसन की नली का। तो भोजन की नली का जो ओपनिंग या खुला हुआ भाग है उसे कहते हो क्या कहते हो, गलेट, ठीक, गलेट कहते हो। और श्वसन नली का जो खुला हुआ हिस्सा हो गया उसे कहते हो ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस और गलेट। और यहीं पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे कहते हो इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस, GLOTTIS, ठीक है, इपीग्लॉटिस, ठीक। अब श्वसन की क्रिया में हम लोगों ने इसको जब पढ़ा था तो कहा था क्या कि इपीग्लॉटिस श्वसन में और भोजन के निगलने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो जब तुम भोजन को निगल रहे होगे तो ये गिर जाएगा श्वसन नली पे, तो श्वसन नली पूरी तरीके से क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो भोजन आ जाएगा भोजन की नली में। और जब सांस ले रहे होगे तो ये गिर जाएगा किस पर, भोजन की नली पर। तो वायु हमारे कहाँ चली जाएगी, ट्रैकिया में या श्वसन नली में, और फिर चला जाएगा कहाँ, फेफड़े में। तो फिलहाल इतनी जानकारियाँ अभी याद रखो।
देखो अब आ जाओ बीमारी पे। तो जो पहला रोग पढ़ रहे हो उसका क्या नाम है? डिप्थीरिया, जिसको हिंदी में क्या कह रहे हो? रोहिणी रोग। ठीक। उसके बाद कह रहा है कि यह डिप्थीरिया या रोहिणी रोग जो होता है हमें, वो एक जीवाणु की सहायता से होता है। जो जीवाणु कहाँ पाया जाता है? वायु में। और उस जीवाणु का नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। तो जब मनुष्य क्या कर रहा है? वायुमंडल में सांस ले रहा है, तो ये जीवाणु क्या पाया जाता है? कहाँ पाया जा रहा है? वायु में। तो सांस अंदर लेने की क्रिया को क्या कह रहे थे? अंतः श्वसन या इंस्पिरेशन। तो ये जीवाणु सबसे पहले नाक में पहुंचेगा, नॉस्ट्रिल वाले हिस्से में, फिर नेजोफेरिंग्स वाले हिस्से में, और फिर आएगा कहाँ पर? फेरिंग्स वाले हिस्से में। तो ये जो हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा, जहाँ पर ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स आपस में आकर मिलकर एक कॉमन ट्यूब बना लेते हैं, इसको कहते हैं फेरिंग्स, या इसी को कहते हो ग्रसनी। क्या कहते हो? फेरिंग्स या ग्रसनी। होता यह है कि जब कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी वायु की सहायता से श्वसन की क्रिया में हमारे नाक में पहुंचा, और नाक में आके पहुंचा कहाँ पर? फेरिंग्स वाले भाग में। तो ये फेरिंग्स वाले भाग में पहुंचकर एक झिल्ली नुमा संरचना का निर्माण करता है। यहाँ पर कहाँ पर? फेरिंग्स वाले हिस्से में। उस झिल्ली नुमा संरचना को हम कहते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? स्यूडो मेम्ब्रेन। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली। तो वो एक्चुअल में एक झिल्ली नहीं है, बस झिल्ली नुमा क्या बना रहा है? वो संरचना बना रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना? इसको क्या कह रहा हो? स्यूडो मेम्ब्रेन। तो कह रहा है कि होगा क्या कि अब कोई व्यक्ति अगर सांस ले रहा है तो वायु सबसे पहले कहाँ आएगी? नॉस्ट्रिल, फिर नेजोफेरिंग्स, और नेजोफेरिंग्स से आएगा कहाँ पर? फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से उससे जाना है किसमें? ट्रैकिया में, ताकि चला जाए कहाँ? फेफड़े में। पर कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण यहाँ पर एक झिल्ली नुमा संरचना बन गई, जिसको हम क्या कह रहे हैं? स्यूडो मेम्ब्रेन। तो ये श्वसन की क्रिया को क्या करेगा? बाधित कर देगा, और ये अचानक होता है, और ये कम से कम छोटे बच्चों में होता है, मतलब ऐसे बच्चे जो 6 साल से कम उम्र के हैं। तो ये सही से आपको समझा नहीं पाते हैं कि उसको सांस लेने में क्या दिक्कत होगी, दम घुटने लगता है उन लोगों का, ठीक है ना? तो उससे क्या होने लगेगा? उसकी अचानक क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इसका उपचार सही समय पे हो नहीं पाता है, इसलिए इसके उपचार हेतु जन्म के कुछ ही 24 घंटों में क्या किया जाता है? एक टीका लगा दिया जाता है। उस टीको को कहते हो DPT। तो अगर पूछेगा DPT का टीका कब लगाया जाता है, तो सबसे पहला टीका अगर बच्चों को लग रहा है, जो आवश्यक है, सबसे जरूरी चीज, उसे क्या कहते हो? DPT। डी का मतलब क्या है? डिप्थीरिया। पी का मतलब क्या है? परटूसिस। और टी का मतलब होता है टिटनेस। तो छोटे बच्चों को 3 टीके कंबाइंड रूप से एक साथ लगाए जाते हैं, जिसको कहते हो DPT या डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस का टीका। कंबाइंड वैक्सीन इसको कहते हो, 3 टीके एक साथ लगाए जाते हैं। तो चलो एक बार रिवाइज करो, डिप्थीरिया किसे कहते हो? तो डिप्थीरिया को हिंदी में कहते हो रोहिणी रोग। गर्मी, 1 मिनट, बाप रे, आज तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यार। ठीक, देखो डिप्थीरिया को हिंदी में क्या कह रहे हो? रोहिणी रोग। जो किसके कारण हो रहा है? जीवाणु के कारण। किस जीवाणु के कारण हो रहा है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। कहाँ पाया जाता है? वायु में पाया जाता है। कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करेगा? श्वसन की क्रिया में। सबसे पहले कहाँ आएगा? नॉस्ट्रिल वाले हिस्से में, फिर कहाँ आएगा? नेजोफेरिंग्स वाले हिस्से में, फिर फेरिंग्स वाले हिस्से में पहुंचकर एक झिल्ली नुमा संरचना का निर्माण करेगा, जिसे कहोगे स्यूडो मेम्ब्रेन, जिसके कारण श्वसन की क्रिया क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी, और रोगी की अचानक क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसके उपचार हेतु, मतलब ये हो ही ना, मतलब स्यूडो मेम्ब्रेन बने ही ना, और उसके शरीर में कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु का संक्रमण ही ना हो, तो उससे पहले ही बच्चों को क्या कर दिया जाता है? वैक्सीनेशन या टीकाकरण कर दिया जाता है। तो उन बच्चों को टीका लगा दिया जाता है। उस टीके का नाम है DPT, डिप्थीरिया परटूसिस या टिटनेस, जिसके कारण ये 6 साल से कम उम्र के बच्चे क्या होते हैं? उनकी डेथ होने से बच जाती है। दूसरे केस में आ जाओ, जो बीमारी का नाम है उसका नाम है वूपिंग कफ या परटूसिस, या इसको हिंदी में कहते हो क्या? सूखी खांसी या कुकुर खांसी कहते हो। इसमें क्या होता है? सेम यही स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं बदलेगा। इसमें क्या होगा? इस केस में, पहले केस में तो ये निपट गया,
इस केस में क्या आ रहा है कि यही श्वसन अंग है, यही पूरी तरीके से है, क्योंकि ह्यूमन तो सेम ही है, इन्फेक्शन भी वायुजनित जीवाणु द्वारा जो हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, सेम ही होगा। तो वोपिंग कफ या पर्टूसिस, या कह रहा है कि सूखी खांसी या कुकुर खांसी जिस जीवाणु के संक्रमण से होता है उस जीवाणु को कहते हो बोर्डीटेला पर्टूसिस। यह एक जीवाणु जनित रोग है और जो कहाँ पाया जाता है, वायु में। यह जीवाणु भी श्वसन की क्रिया के द्वारा कहाँ पहुंचेगा, हमारे पहले नॉस्ट्रल में, फिर नेजोफेरिंक्स में और फिर फेरिंक्स में। और हमारे फेरिंक्स में होता क्या है, एक चिपचिपा तरल पदार्थ स्रावित होता है। उस चिपचिपे तरल पदार्थ को हम कहते हैं म्यूकस। यहाँ पे एक चिपचिपा तरल पदार्थ रिलीज होता है जिसको कह रहे हो म्यूकस, या इसी को हिंदी में कहते हो श्लेष्म। तो ये श्लेष्म के श्रावण को क्या कर देता है, कम कर देता है, या पूरी तरीके से क्या करेगा, रोक देगा, जिसके कारण गला क्या होगा, सूखने लगेगा। और गला सूखने में के कारण सांस तो तुम ले ही रहो, ऑक्सीजन छोड़ ही रहो, तो कभी कभी वायु क्या होगी, नाक के मुकाबले ज़्यादातर कहाँ से आएगी, गले से। तो गले में जलन होने लगेगा, गला सूख रहा है। उस रोग से भी रोगी की अचानक क्या होगी, ये धीरे क्रिया जो भी है वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी, जलन बढ़ेगा। और ये भी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को होता है, कौन सा, पर्टूसिस। तो वो भी सही से आपको समझा नहीं पाते हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, बोलने में समय लग जाता है, 3-3, 4-4 साल सही से समझाने में, उन लोगों को वर्ड को बोलने में समय लग जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो छोटे परिवार में रह रहे हैं, कम लोगों के साथ रह रहे हैं, तो उनको बोलने में समय लग जाता है। और जो बच्चे बड़े परिवार के साथ रह रहे हैं तो हर समय किसी न किसी के आसपास होंगे, तो ज़्यादा आवाज़ें सुनेंगे तो वो जल्दी बोलते हैं, और जितनी कम आवाज़ें उनके कान में जाएंगी वो उतना लेट बोलेगा। तो होता क्या है, वोपिंग कफ या पर्टूसिस या सूखी खांसी या कुकुर खांसी एक जीवाणु जनित रोग है जो बोर्डेला पर्टूसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह जीवाणु श्वसन की क्रिया द्वारा मनुष्य के श्वसन मार्ग से होता हुआ फेरिंक्स वाले भाग में प्रवेश करता है और इस भाग में श्लेष्म या म्यूकस के श्रावण को क्या करता है, ये रोक देता है, जिसके कारण गला सूखने लगेगा, गले में जलन होगा, ये सब चीज़ें होने लगेंगी। और गले में जलन होने की क्रिया धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जिससे रोगी की अचानक क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और यह रोग सामान्यतः 6 वर्ष के कम आयु के क्या होता है, बच्चों को होता है। और इसके उपचार हेतु क्या किया जाता है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है, सेम टीका, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, ये 3 टीके एक साथ लगाए जाते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। डी का मतलब है डिप्थेरिया, पर्टूसिस उधर लिखा ही है, और तीसरा क्या हो जाएगा, टिटनेस। ये 3 टीके एक साथ लगाए जाते हैं। तो बस छोटा सा टॉपिक था, इतना ही समझाना था। और अगर रही बात पढ़ने या ना पढ़ने की, तो देखो भाई, ये पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर आश्रित है कि तुमको सही से पढ़ना है या सिर्फ कोटा पूरा करना है कि हम पढ़ते हैं। जब भी पढ़ोगे अपने लिए पढ़ोगे, दूसरे के लिए नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। तो चाहे वीडियो को स्किप कर दो, चाहे कुछ कर दो, वो तुम्हारे ही काम आने वाला। तो चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखो अपना।